हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका एजुकेशन फोरम में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो पेपर है, इसमें जो आज का टॉपिक है वो है भारतीय शिक्षा आयोग यानी हंटर आयोग या हंटर कमीशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी एग्जाम में आपके ये दूसरे नाम से भी पूछ लेता है ना। भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी इसको जानते हैं, 1882, या इसको इंग्लिश में इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते हैं, और हंटर कमीशन कह लीजिए या हंटर आयोग कह लीजिए, सब एक ही इसका मतलब है। ठीक है, तो अगर आपके पेपर में भारतीय शिक्षा आयोग कब आया था या कब बना था, तो फिर आप लोग समझ जाइएगा कि हंटर आयोग ही है। तो चलिए इस आयोग को स्टार्ट करने से पहले कुछ आयोग को हम लोग जान लेते हैं, फिर इस आयोग को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे मैंने कुछ आयोग को लिखा हुआ है, जो कि आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसको हम लोगों को पढ़ना है, जो आयोग आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता के पूर्व का शिक्षा आयोग, यानी जब हम लोग का देश नहीं आजाद हुआ था, तो जब अंग्रेजों का यहाँ पे शासन था, तो उस समय कौन कौन से आयोग बने हुए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ आयोग और ये गवर्नर जनरल। तो पहले क्या है, मैकाले आयोग। ये आयोग कब आया था? 1835 में आया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, दूसरा क्या कौन सा आयोग है? जेम्स थॉमसन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसको मैंने ले लिया जानकारी के लिए। ठीक है, तो जेम्स थॉमसन आयोग आया था 1843 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलन बरो थे। ठीक है, और देखिए 1833 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, तो दास प्रथा को अवैध उन्होंने घोषित किया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से उन्मूलन या खत्म किया गया था 1843 में किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो था। ये मैंने आप लोगों को स्वतंत्रता से पूर्व पश्चात का जो फर्स्ट वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बताया था। उसमें हमें ध्यान नहीं था, हमने उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग बताया था। जेम्स थॉमस जो आयोग है, तो आप लोग उसे सही कर लीजिएगा। वो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो थे। ठीक है, 1843 में। चलिए आगे चलते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था 1854 में। इसका इसका जो गवर्नर जनरल था उस समय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। हंटर आयोग 1882 लॉर्ड रिपन। रैले आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन। सेटलर आयोग 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। हर्टॉग समिति 1929 लॉर्ड इरविन। सार्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड वेवेल। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को ये जानकारी के लिए ये चीजें जरूरी था, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए स्वतंत्रता के बाद का आयोग, यानी जब हम लोग का देश आजाद होता है, तो उस समय कौन से आयोग बनते हैं। तो देखिए सबसे पहला भारत में जो आयोग बनता है देश को आजाद होने के बाद, वो बनता है राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, यानी राधा कृष्णन कमीशन 1948 से 49। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आजाद हुआ था, और 1948 में ये आयोग बना था। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुदालियर आयोग 1952 से 53, फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953, फिर कोठारी आयोग 1964 से 66, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। ठीक है, यानी पहली ये जो शिक्षा नीति भारत की थी वो कब आई थी? 1968 में आई थी। ठीक है, उसके बाद नई शिक्षा नीति 1986। तो ये सब आपके सिलेबस में है। इसमें से जेम्स ऊपर देखिएगा, तो जेम्स थॉमस को छोड़ दीजिए, रैले आयोग छोड़ दीजिए, नहीं तो बाकी आप लोगों को पढ़ना ही है, आपके सिलेबस में है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग को कौन सा आयोग पढ़ना है। भारतीय शिक्षा आयोग यानी कि हंटर आयोग। ठीक है, अब देखिए हंटर आयोग की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि इस आयोग को लाने की आवश्यकता क्या थी। तो जो वुड का डिस्पैच 1854 जो हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें उसकी जो देखा जाए तो उसमें जो सुझाव दिया गया था, तो उसने बहुत सारे पॉइंट को तो लिया था, लेकिन लेने के बावजूद भी वो चीजें सही तरीके से फॉलो नहीं हो पा रही थी। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा थी, कहीं ना कहीं शिक्षा भी उचित जो उच्च शिक्षा दिया जा रहा था, उसमें भी ये था कि कहीं मतलब सरकारी नौकरी के लिए बस भारतीयों को तैयार करना था, मतलब किसी तरीके से जन प्रसार या शिक्षा का वैसा चीज नहीं था। और इस तरीके से शिक्षा दिया जा रहा था कि बस वो हमारे यहाँ हमारे कंपनी के पुर्जे के लिए बस तैयार हो जाए, मतलब काम करने के लिए व्यक्ति तैयार करना था। ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी।
तो जिसको देखने के साथ ही शिक्षा में परिवर्तन की आवश्यकता हुई और इसका डिमांड जो कुछ भारतीय विद्वान थे, कुछ ईसाई मिशनरी थे, तो वो सब कहीं ना कहीं इसका डिमांड कर रहे थे कि इसमें परिवर्तन शिक्षा में होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए उसके आधार पर देखिए ये आयोग आता है और इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। चलिए देखते हैं इसमें कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ और इस आयोग में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने के बाद सरकार का ध्यान भारतीय शिक्षा पर गया। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन क्या हुआ, सुदृढ़ तो कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ, इसका ध्यान पूरा भारत की शिक्षा पर गया। इधर भारत में भारतीय और उधर इंग्लैंड में ईसाई मिशनरी भारतीय शिक्षा में परिवर्तन की मांग कर रहे थे। यानी कि जो वुड का डिस्पैच जो 1854 था, उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए इतनी सारी चीजें तो बना तो दी गई थी, लेकिन वो एक ईमानदारी से और एक अच्छे तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा था। इसलिए इसका डिमांड बढ़ गया कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, इस हेतु ईसाई मिशनरियों ने इंग्लैंड में जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया संस्था का गठन भी किया। ठीक है, ईसाई मिशनरी जो थे वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे शिक्षा और अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो लोग कहीं ना कहीं इंग्लैंड में भी मांग कर रहे थे कि हम लोगों को वहां पे संस्था मतलब अपना स्कूल और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का मौका दिया जाए। क्योंकि 1854 में जो का डिस्पैच था उसमें ईसाई मिशनरियों का देखा जाए तो उनका प्रभाव कम हो गया था, उनको उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, अब आगे देखिए, और उसके बाद माध्यम से ये ब्रिटिश सरकार पर भारत की शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए बराबर दबाव डाल रहे थे। यानी भारत के जो विद्वान थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन के लिए भी दबाव डाल रहे थे कि इसमें चेंजेस होना चाहिए शिक्षा में। ठीक है, बात दरअसल यह भी थी कि वुड डिस्पैच में घोषित शिक्षा नीति 1854 के तहत भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया था, जो अभी हम लोगों ने ऊपर बताया। यानी कि इसमें 1854 में मिशनरियों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था। ठीक है, अब फिर देखिए आगे क्या होता है। 1880 में लॉर्ड रिपन भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त हुए। जो 1880 में लॉर्ड रिपन थे वो क्या थे, गवर्नर जनरल बनकर भारत में आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुकूल अवसर जानकर जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के एक प्रतिनिधि मंडल में लॉर्ड रिपन से भेंट की। ठीक है, यानी कि जो जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एक जो कमेटी थी, तो उसमें से जो ईसाई मिशनरियों ने बनाया था, तो उसमें से एक मेंबर आकर गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन से मिलता है और अपनी समस्याओं को बताता है। ठीक है, समस्याओं को बताने के बाद फिर लॉर्ड रिपन क्या करते हैं, उससे अवगत होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, इस पे पुनर्विचार करेंगे, इसका आश्वासन उस व्यक्ति को देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, वैसे भी इस देश में क्या 1854 की शिक्षा नीति लागू हुए क्या हुए थे, 25 वर्ष से अधिक हो चुके थे। ठीक है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं चेंज करना था, यानी इसमें पुनर्विचार होना आवश्यक था। तो फिर चलिए देखते हैं आगे क्या है। अतः लॉर्ड रिपन ने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। देखिए ये सब चीजें होने के बाद फिर जो गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था, उसने 3 जनवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग में कुल कितने 30 सदस्य रखे गए थे, जिनमें से 7 सदस्य भारतीय थे। देखिए 1854 में कोई भारतीयों का स्थान नहीं था कहीं पर भी उसके पहले। ठीक है, लेकिन जो हंटर कमीशन है, इसीलिए इसको एक नाम से और जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जो 30 सदस्य थे उसमें से 7 सदस्य कौन थे, भारतीय थे। ठीक है, वायसराय के तत्कालीन काउंसिल के सदस्य सर विलियम हंटर, यानी कि जो वायसराय के जो तत्कालीन काउंसिल थी, जो परिषद थी, तो उसके सदस्य सर विलियम हंटर इस आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसलिए इस आयोग को हंटर आयोग भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के नाम पर इनको, इस आयोग को हंटर कमीशन कहा जाता है, सर विलियम हंटर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आयोग में कुल 30 सदस्य थे। ठीक है, जिनमें 7 भारतीय प्रतिनिधि थे। फिर से जो हमने पीछे पढ़ा अभी, तो ये जो 7 भारतीय प्रतिनिधि थे उनका नाम भी जानना आवश्यक है। जान लेते हैं कौन कौन है। पहले देखिए सैयद महमूद गुलाम, दूसरे भूदेव मुखर्जी, तीसरे आनंद मोहन बोस, और उसके बाद है चौथे हैं केटी तेलंग, फिर 5वें हैं पी रंगनंद, छठे हैं मुदलियर, 7वें हैं महाराज जितेंद्र टैगोर। ठीक है, तो ये 7 थे व्यक्ति भारतीय जो कि इसमें मेंबर थे, इस आयोग का जो कमेटी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आयोग का प्रतिवेदन देखिए, आयोग ने वुड डिस्पैच 1854 का गहराई से अध्ययन किया और उसके बाद
इसके सदस्यों ने 7 माह तक भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया और सभी बिंदुओं पर विचार करने के बाद अंत में आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया। देखिए, वुड डिस्पैच का इस आयोग ने क्या किया, पूरा गहराई से अध्ययन किया और इसके जो मेंबर थे वो पूरे भारत में कहीं न हर जगह पे भ्रमण किए और उसके बाद भ्रमण करने के बाद उन्होंने एक गहराई से विचार विमर्श किया। उसके बाद अपना प्रतिवेदन इन्होंने तैयार किया। अंत में फिर क्या किया, मार्च 1883 यानी 1883 में सरकार के सामने प्रेषित कर दिया। ठीक है, यह प्रतिवेदन 770 पृष्ठों का एक विस्तृत दस्तावेज था, यानी कि इसमें बहुत सारी चीजों को रखा गया, इसलिए देखिए इसकी संख्या 770 पृष्ठों का एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें तत्कालीन शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार व सुझाव दिए गए थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, आयोग की सिफारिशें एवं सुझाव। इसमें क्या है, पहला प्राथमिक शिक्षा। और देखिए जो लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, तो ये जो वुड डिस्पैच का जो शिक्षा नीति था उसको कहीं न कहीं इन्होंने कहा कि ठीक है शिक्षा, लेकिन इसको थोड़ा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। और उसमें क्या था कि उसमें क्या था, बस केवल एक मतलब एम्प्लॉय ऐसे तैयार करना था, मतलब शिक्षा के लिए कोई इतना वो नहीं किया गया था। लेकिन जब ये सुझाव जब आता है, हंटर कमीशन जब आता है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए सबसे ज्यादा फोकस इसमें प्राथमिक शिक्षा पर किया जाता है। ठीक है, और सभी शिक्षा के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन ज्यादा फोकस इसका प्राथमिक शिक्षा पे रहता है। देखिए पहला प्राथमिक शिक्षा में क्या कहा गया, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। इन्होंने पहले ही कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा दिया जाना चाहिए उसकी भाषा क्या होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। दूसरा, भारतीय शिक्षा का उद्देश्य जनता में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए, न कि उच्च कक्षा में प्रवेश पाने के लिए तैयार करना। ठीक है, यानी कि जैसे उच्च कक्षा में प्रवेश पाने के लिए तैयार करना था वुड डिस्पैच में, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए, जनता में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए और उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए तैयार नहीं करना, यानी कि उनका व्यवहारिक, उनका बौद्धिक विकास होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा, फिर इन्होंने क्या कहा, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में राज्यों को विशेष मदद करनी चाहिए, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है इसके प्रसार के लिए राज्यों को ध्यान देना चाहिए और मदद भी करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या कहा, पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे छात्र स्वावलंबी बन सके। देखिए पाठ्यक्रम में क्या है, इन्होंने एक चीज और भी कहा कि ऐसे विषय को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे छात्र क्या हो, स्वावलंबी बन सके, खुद के पैरों पर खड़े हो सके। तो इस तरीके की शिक्षा दी जानी चाहिए, जैसे भौतिक विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र हो गया है ना, बही खाता, कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा जाना चाहिए। आगे देखिए क्या है, देसी पाठशालाएं, जो कि अभी हम लोग पीछे भी पढ़े थे। तो देसी पाठशालाएं में क्या है कि सभी देसी पाठशाला को सरकार से प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए, यानी जो भी देसी पाठशालाएं हैं तो उसको क्या करना चाहिए, सरकार के द्वारा एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, इनकी पाठ्यक्रम में किसी का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, जो इनका पाठ्यक्रम हो उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए देसी पाठशाला में। ठीक है, इसके बाद क्या है, निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। जो निर्धन बालक हैं या बच्चे हैं तो उनको छात्रवृत्ति मिलना भी चाहिए। आगे देखिए क्या है, संचालन का उत्तरदायित्व नगर पालिका और जिला बोर्ड को सौंपा जाए, यानी कि जो इसका जो देसी पाठशालाएं हैं इसको संचालित करने की जो जिम्मेदारी है वो नगर पालिका और जिला बोर्ड का होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा इन्होंने क्या कहा, माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें क्या कहा इन्होंने, किन्होंने, हंटर कमीशन, यानी हम लोग आयोग पढ़ रहे हैं, इस आयोग के सुझाव को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्या है, सहायता अनुदान प्रणाली के जरिए योग्य एवं अनुभवी भारतीयों के हाथों में माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा जाए। इन्होंने सीधे कह दिया कि जो सहायता अनुदान प्रणाली है इसके जरिए योग्य और अनुभवी भारतीय, जो भारतीय पढ़े लिखे हैं और जो योग्य हैं, अनुभव रखते हैं, तो उनको ही माध्यमिक शिक्षा का कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया जाए। इन्होंने पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित भी किया। पहला क्या है, उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि वो विद्यार्थी जो सीधे माध्यमिक शिक्षा करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि उन विद्यार्थियों के लिए जो व्यवहारिक व्यवसायिक ज्ञान चाहते हैं, यानी कि 2 शिक्षा में इनको बांट दिया गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही उपयुक्त है, यानी जो शिक्षा का माध्यम है वो मातृभाषा ही
होना चाहिए, उपयुक्त है। ठीक है, आगे देखिए उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में इन्होंने क्या कहा, सिंपल सी चीज है। हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने पहले ही कहा था कि वुड 1854 ने जो भी शिक्षा नीति में अपना बनाया है उससे मैं सहमत हूँ, और उसको बस कुछ ज़्यादा नहीं चेंज करना, उसको बस थोड़ी सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। तो इसलिए इन्होंने उच्च शिक्षा के बारे में इतना खास कुछ कहा नहीं इस आयोग ने, लेकिन हाँ इन्होंने कुछ पॉइंट को रखा है। देखिए क्या है, उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए हर संभव प्रयास होने चाहिए। यानी जो उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन है, इसका विकास करने के लिए जो संभव प्रयास होना चाहिए, वो मतलब जो संभव प्रयास कर सकते हैं वो कर सकते हैं, होना चाहिए मतलब। आगे देखिए क्या है, कॉलेज में अलग अलग प्रकार के पुस्तकों का प्रयोग होना चाहिए। यानी जो कॉलेज विश्वविद्यालय है उसमें हर विषय का मतलब पुस्तकालय होना चाहिए, उसमें अलग अलग प्रकार की किताबें होनी चाहिए। ठीक है, आगे क्या है, योग्य तथा निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। यानी कि जो योग्य है, जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, और जो निर्धन छात्र है उनको छात्रवृत्ति मिलने का भी प्रावधान होना चाहिए, उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट और है सुझाव में, देख लेते हैं। देखिए आगे क्या है, इन्होंने फिर स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया कि स्त्रियों के लिए विद्यालय होना चाहिए, इनके लिए भी सहायता अनुदान होना चाहिए, इनके लिए भी व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारी चीजों को इन्होंने इनके लिए भी कहा। फिर मुस्लिम शिक्षा के लिए भी कहा कि इनको भी प्रेरित करना चाहिए स्कूल में पढ़ने के लिए, है ना, और इनके लिए भी जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। तो मुस्लिम शिक्षा के लिए भी इन्होंने काफी चीजों को कहा। आदिवासियों की शिक्षा, जो आदिवासी हैं, आदिवासी की भी को भी शिक्षा देना चाहिए, उनको भी शिक्षा के लिए जो भी सुविधा है मुहैया कराया जाना चाहिए। उसके बाद पिछड़ी जातियों की शिक्षा आदि, यानी जो पिछड़ी जाति हैं, पिछड़ी जातियों के लिए भी जो भी सुविधा है और सुविधा दिया जाना चाहिए, और इन लोगों को भी सबको शिक्षा समान रूप से दिया जाना चाहिए, और इन सभी के लिए सुव्यवस्थित तरीके से शिक्षा की व्यवस्था करना चाहिए। और इनको विद्यालय में हर प्रकार से जो भी शिक्षा है और जो भी छात्रवृत्ति है ना, तो सारी चीजों की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो देखा जाए तो इस आयोग का जो सुझाव दिया गया था, तो उस सुझाव में इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस, तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्राथमिक शिक्षा पे रहा। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने देसी पाठशाला के लिए भी बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा को भी इन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या होना चाहिए। फिर इन्होंने शिक्षा के लिए हर एक टॉपिक को लिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो 770 पृष्ठों का एक जो दस्तावेज था, तो इसमें हर एक पॉइंट को लेकर इन्होंने बहुत ही अच्छे से सुझाव दिया इस आयोग ने कि इसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो फिर चलिए ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सुझाव समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके गुण और दोष है, जो भी पॉइंट है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।